जैसे जिन्ना ने बोला हम सब एक धर्म के हैं तो हम अलग राष्ट्र हैं, तुम दूसरे धर्म के हो तो तुम अलग राष्ट्र हो। वो बात चली नहीं, जर्मनी की दीवार गिर गई, पाकिस्तान की दीवार गिर गई। नेशन का आधार क्या होना चाहिए? आज आप चीन को देखिए, मानिए कि चीन का पूरी दुनिया में साम्राज्य हो जाए तो फिर पूरी दुनिया में क्या होगा? लोग कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या करोगे हिंदू राष्ट्र बना के? तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत क्या है? ब्रिटेन में वहाँ आज भी क्वीन बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि परंपरा से रही है भाई क्वीन। आप कुछ नहीं, ये भाव जानते हो क्या है? आप किसी छोटी मोटी चीज की रक्षा नहीं कर रहे हो। जो जीवन में उच्चतम हो सकता है आप उसकी रक्षा कर रहे हो। भारत यदि हारता है, भारत यदि पीछे रहता है तो ये भारत का नहीं पूरे विश्व का नुकसान है। अच्छा, इसलिए आप लोग नहीं आ पा रहे थे, इतने सारे हैं। आइए, स्वागत है सबका। नमस्ते सर, मैं अभी इंडियन नेवी में हूँ। तो ये मेरे ट्रेनिंग हैं। आज संडे था तो मैंने सभी को साथ ले लिया है। बाकी दिन में मैं खुद ही सेशन सुनता था। तो सर मेरा सवाल ये है कि जो भारतीय सेना है उसका वेदांतिक अर्थ क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी हम बॉर्डर पे हैं, तैनात हैं, लड़ रहे हैं कि कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, और ये है जो ट्रेंड हो रहे हैं लड़ने के लिए। पर जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है वो तो सभी के लिए है। तो जो भारतीय सेना का अर्थ है या वेदांतिक अर्थ क्या होना चाहिए? किसी भी सेना का, विशेषकर भारत की सेना का, एक ही अर्थ होना चाहिए। उसकी रक्षा करो जो उच्चतम है, उसको बचाओ जो बचाने योग्य है। देखो, राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र का अर्थ होता है लोग जो साथ रह रहे हैं, नेशन। और राष्ट्र में जो लोग साथ होते हैं उनके साथ होने की कोई वजह होती है, कोई कारण होता है कि वो साथ होते हैं। ऊंचे से ऊंचा कारण होना चाहिए और उस कारण की रक्षा जो लोग करें वो लोग फिर सेना कहलाते हैं। उदाहरण देता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस। ये उनका वक्तव्य है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस। तो वो कह रहे थे कि नेशन का आधार ये है कि तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूं। उन्होंने कहा कुछ लोग साथ रहेंगे क्योंकि वो सब लोग मुस्लिम हैं, और कुछ लोग साथ रहेंगे क्योंकि वो सब लोग हिंदू हैं। तो उन्होंने कहा नेशन का आधार ये है कि किसका धर्म क्या है। उनकी बात चली नहीं, क्योंकि मुसलमान तो पूर्वी पाकिस्तान में भी थे, पर वो मामला 30 साल भी नहीं चला, 25 साल भी नहीं चला। तो नेशन का आधार क्या होना चाहिए? नेशन का एक आधार यह भी हो सकता है कि हम सबकी साझी भाषा है। जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, बंगाली थे, उनको सारी समस्या यही आ रही थी। असल में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसकी आबादी पश्चिम से ज्यादा थी, लेकिन वो कह रहे उर्दू ही चलेगी, यहां बंगाली नहीं चलेगी। वो बंगाली को ऑफिशियल भाषा मानने से इनकार कर रहे। तो बंगालियों ने कहा नहीं, द बेसिस ऑफ नेशनहुड विल नॉट मियरली बी रिलीजन, इट विल बी लैंग्वेज। तो राष्ट्र का दूसरा आधार ये हो सकता है कि हम सब एक राष्ट्र के हैं क्योंकि हम सब एक भाषा बोलते हैं। पहला आधार क्या हो सकता था कि हम सब एक धर्म के हैं। जैसे जिन्ना ने बोला हम सब एक धर्म के हैं तो हम अलग राष्ट्र हैं, तुम दूसरे धर्म के हो तो तुम अलग राष्ट्र हो। फिर दूसरा, जैसे बांग्लादेश के लोगों ने बोला कि नहीं हमारी भाषा है बंगाली है तो हम एक राष्ट्र हैं। कुछ और भी हो सकता है, चेहरे का रंग, खाल का। कई देशों का इस बात पर विभाजन हुआ है कि साहब जो इस तरीके के लोग हैं वो उधर जाएं, जो इस तरह के लोग इधर आए, हम साथ नहीं रह सकते। द बेसिस ऑफ अवर नेशन इज द कलर ऑफ अवर स्किन। जितने लोग एक तरह की खाल वाले वो इकट्ठे रहेंगे, ये नेशन है। और भी तरीके से हुआ है कि साहब हमारा ट्राइब क्या है। ऊपर से सब वो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो कह रहे हमारा ट्राइब क्या है। ट्राइब से क्या आशय है उनका कि हमारी मान्यता क्या है। अलग अलग हमारी मान्यता। अब युगोस्लाविया होता था, उसका विभाजन हुआ, किस आधार पर हुआ था पता करो। जर्मनी को बांट रखा था दो हिस्सों में, दोनों में अलग अलग तरीके की विचारधाराएं चला रखी थी और आर्थिक व्यवस्थाएं चला रखी थी।
वो बात चली नहीं, जर्मनी की दीवार गिर गई, पाकिस्तान की दीवार गिर गई। नेशन का आधार क्या होना चाहिए? और एक बार आप जान लो कि उच्चतम आधार क्या है, उसकी रक्षा करनी है। सेना उसकी रक्षा के लिए है। मुझे रक्षा करनी है, मैं हर चीज की रक्षा थोड़ी करने लग जाऊंगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा ना जो मूल्यवान है, कीमती है, उच्चतम है। तो सेना भी इसीलिए होती है कि उच्चतम की रक्षा की जाए। और उस अर्थ में आप भी सैनिक हैं, मैं भी सैनिक हूं, हम सब सैनिक हैं, क्योंकि जो ऊंचा है, सच्चा है, कीमती है, उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। भारत इस अर्थ में थोड़ा सा विशेष राष्ट्र है। भारत का जो संविधान है उदात्त है, उदार है, ऊंचा है। एक एक कहां पर तो था, किसी कॉलेज में था, उन्होंने बुलाया था, वो वीडियो होगा भी, जहां मैंने कहा था कि अगर तुम गौर से देखोगे, वहां जो हमारा प्रियम्बल है, मैंने उसको लेकर के, पूरा प्रियम्बल लेकर के पीछे स्लाइड चली थी, मैंने समझाया था कि देखो, एक एक बात जो यहां कही गई है, ये वास्तव में वेदांत है। संविधान का प्रियम्बल होता है, जानते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन दिस डे। हम कहते हैं कि हम इन बातों पर चलेंगे। वो बस एक वाक्य है, वो जो पूरा प्रियम्बल है, एक सिंगल सेंटेंस है, उसको पढ़िएगा। और ये अभी मुश्किल से शायद 1-2 साल पहले की बात है, कहीं पे हुआ था। हाँ, दिल्ली का ये जो SRCC कॉलेज है। तो इसलिए भारत रक्षा के योग्य है। हम नहीं कह रहे हैं कि तेरी खाल का रंग अलग है तो जाएगा। उसके पीछे भाव क्या है? नाहम देहास में, ये वेदांत। तेरी खाल का रंग अलग है, कोई बात नहीं, चेतना तेरी वही है। हम कह रहे हैं कि जात पात के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। भाव क्या है वहां पर? अगर फिर वही, मैं चेतना हूं। स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होगा, मैं चेतना। इसलिए भारत रक्षा के योग्य है। और भारत रक्षा के योग्य इसलिए क्योंकि अगर भारत सशक्त होगा तो हमारी उम्मीद यह है कि यही ऊंचे और उदार विचार पूरी दुनिया में फैल पाएंगे। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, हम बात कर रहे हैं इनकी। और हम भाई हैं आपस में। फ्रेटर्निटी क्यों? क्योंकि एक ही मां से हम आए हैं। कौन सी मां? प्रकृति। ये वेदांत है। तो ये सेना का दायित्व है कि समझे कि भारत किस अर्थ में विशेष है और क्यों रक्षा की जानी चाहिए। आज आप चीन को देखिए, मानिए कि चीन का पूरी दुनिया में साम्राज्य हो जाए, तो फिर पूरी दुनिया में क्या होगा? वही जो विचार आज चीन में है। और चीन में क्या विचार है? तेरी बात की कोई कीमत नहीं। एक पार्टी, एक प्रमुख, एक विचार, बाकी आम आदमी क्या बोल रहा है कोई मतलब ही नहीं। और उसके सामने भारत का संविधान देखिए। लोगों को नहीं समझ में आता। लोग कहते हैं कि हम तो सेकुलर है ना। साहब, हम सेकुलर हैं, पर हमारे संविधान में गीता बैठी हुई है। और चूंकि गीता हमारे संविधान में बैठी हुई है, इसलिए हम सेकुलर हैं। लोग कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या करोगे हिंदू राष्ट्र बना के? तुम्हारा संविधान ही वेदांत है, तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत क्या है? वो कहां से आ गया संविधान? कहां से आया समझो तो। उसमें लिखा नहीं है भले कि ये वाक्य इस उपनिषद से आ रहा है, पर वो अपने आप में उपनिषद ही है। बस रेफरेंस देना बाकी रह गया था, पर वो दे दिया जाए तो लोग भड़क जाएंगे, कहेंगे ये तो धार्मिक ग्रंथ हो गया। वो धार्मिक ग्रंथ ही है। नहीं तो बताओ, बंधुत्व तो मनुष्य में हो कैसे सकता है? फ्रेटर्निटी कहां से आ जाएगी?
जो बातें आपका संविधान कह रहा है ना, वो आम आदमी के बस की ही नहीं है। हर तरीके की लिबर्टी आपका संविधान आपको दे रहा है। कितने तरीके की फ्रीडम्स हो सकती हैं वो विस्तार में लिख के बता रहा है, ये भी फ्रीडम, ये भी फ्रीडम। और बस जब कोई बहुत आपात स्थिति हो जाएगी तब कुछ समय के लिए आपकी कोई फ्रीडम रोकी जा सकती है। वो भी अगर गलत रोकी गई है तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, नहीं रोक सकते। इतनी बड़ी बात है फ्रीडम, जो कि उच्चतम आध्यात्मिक बात होती है ना। फ्रीडम क्या होती है? लिबरेशन, उच्चतम आध्यात्मिक बात, मुक्ति। और देखिए आपका संविधान उसको कितना महत्व देता है। और आपका संविधान कहता है प्रकृति की रक्षा करो, और आपका संविधान कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये सारे मूल्य कहां से आ रहे हैं? ये अध्यात्म से आ रहे हैं। भारत अगर आध्यात्मिक देश नहीं रहा होता तो भारत का संविधान भी वैसा नहीं हो पाता जैसा आज है। चूंकि हम आध्यात्मिक लोग थे इसलिए हम इतना उदार संविधान अपना पाए। लोगों को लगता है नहीं, संविधान तो हमारा दुनिया के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। नहीं, तुम्हारा संविधान तुम्हारी मिट्टी से उठा है, पागल। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पर वो तो जो आयरलैंड का था और जो यूएस का है। और लोग बिल्कुल तर्क के साथ बताते हैं, प्रमाण के साथ कहते हैं देखो भारत का संविधान इन इन जगहों से है, और कुछ बातें तो बिल्कुल यहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से ली हैं, कुछ बातें यहाँ से ली हैं। वो बातें ली होंगी, भाव सारा विशुद्ध खालिस देसी है, हमारा है, हमारी मिट्टी का है। नहीं तो हम रिपब्लिक कैसे बन जाते? वहां पर तो आज भी क्वीन बैठी हुई है। हमने कहा यहां कोई किंग क्वीन कुछ नहीं, हम सच्चे गणतंत्र हैं। गण माने साधारण आदमी। सोचो वहां आज भी, कहां पे? ब्रिटेन में, वहां आज भी क्वीन बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि परंपरा से रही है वही क्वीन। कुछ नहीं। ये भाव जानते हो क्या है? सबसे ऊपर आत्मा है, और आत्मा सबके लिए एक बराबर है, तो कोई ऊंचा कोई नीचा कैसे हो सकता है? क्या आत्मा पर किसी का कम किसी का ज्यादा अधिकार है? तो फिर हम किसी को किंग या क्वीन कैसे मान सकते हैं? ये वेदांत है। वेदांत के बिना रिपब्लिक होना बहुत मुश्किल है। जहां वेदांत नहीं है वहां तो कोई ना कोई मोनार्क होगा ही होगा। ये बात मेरी बहुत आसानी से नहीं पचेगी। लोगों को कहेंगे कि हर जगह वेदांत घुसेड़ देते हैं। आज इन्होंने संविधान में भी डाल दिया। अरे मुझे दिख रहा है तो मैं क्या करूं? मैं कहूंगा मुझे दिख रहा है, कहते सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा दिखता है। अब हो सकता है ऐसा, है तो है, पर मुझे तो ये पता है कि जैसा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सत्यम शिवम सुंदरम। मुझे जहां ब्यूटी, सुंदरता दिखाई देती है, मुझे तो वहां शिव ही दिखाई देते हैं। 100 तरह के सौंदर्य नहीं होते। प्रकृति का सौंदर्य हो कि गीता का सौंदर्य हो कि संविधान का सौंदर्य हो, सौंदर्य एक ही होता है और एक ही जगह से आ सकता है, उसको आत्मा बोलते हैं। तो अगर संविधान हमारा सुंदर है तो वो भी आत्मा से ही आ रहा है, वो उसी जगह से आ रहा है। इसको वेदांत बोला जाता है। तो सेना का काम सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं है। सेना का काम है राष्ट्र की रक्षा, और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। भारत जब पॉलिटिकल स्टेट नहीं भी था, नेशन तब भी था। जब पॉलिटिकली इंडिया कुछ था ही नहीं, नेशन इंडिया तब भी था। जब भारत 100 राज्यों में बटा हुआ था तब भी नेशन एक ही था, भारत। सेना का काम है नेशन की रक्षा करना।
बिल्कुल हो सकता है, काल के संयोगों की बात है कि कुछ ऐसा हो जाए कि राजनीतिक तौर पर भारत को पराधीन होना पड़े। होता रहता है, सब राष्ट्रों के साथ होता है, काल चक्र है, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे। लेकिन भारत स्वाधीन हो पराधीन हो, अपने उच्चतम बिंदु पर हो, अपने निम्नतम बिंदु पर हो, भारत राष्ट्र का आधार यदि दर्शन है तो भारत राष्ट्र सदा उच्चतम रहेगा। बस राष्ट्र का लेकिन आधार सही होना चाहिए। जिन राष्ट्रों का आधार गड़बड़ है वो कहीं के नहीं रहते, वो बस फिर लड़ मरते हैं। और राष्ट्रों के बड़े गड़बड़ गड़बड़ आधार होते हैं, बहुत। इस बात पे भी हो जाते हैं कि तुम दक्षिण वाले, हम उत्तर वाले, हम अलग अलग रहेंगे। क्यों अलग अलग रहोगे? कोई वाजिब कारण बताओ। क्या वाजिब कारण है कि उत्तर कोरिया दक्षिण से अलग है? बताओ। कोरिया तो एक देश है, बीच में उन्होंने एक रेखा खींच रखी है। क्यों खींच रखी है? उस राष्ट्र की कोई वजह है? कोई वजह नहीं है। एक परिवार है, वो वजह है। जिस दिन वो परिवार नहीं रहेगा वो एक हो जाएंगे। और दुनिया भर के जो बाकी देश हैं उनकी साजिशें वजह हैं। एक हिस्से को अमेरिका ने लपेट रखा है, एक को चीन ने। दोनों अपना अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं तो कोई वजह है कि ये दो अलग अलग कंट्रीज हों? कोई वजह नहीं है। भारत ऐसा राष्ट्र नहीं है। भारत के पास एक बहुत वाजिब वजह है होने की। काश की वो वजह पूरे विश्व को मिले। तो आपको अपने काम में जबरदस्त समझ होनी चाहिए और बड़ा गौरव होना चाहिए। आप किसी छोटी मोटी चीज की रक्षा नहीं कर रहे हो। जो जीवन में उच्चतम हो सकता है, आप उसकी रक्षा कर रहे हो। भारत यदि हारता है, भारत यदि पीछे रहता है, तो ये भारत का नहीं, पूरे विश्व का नुकसान है। हमने कहा तो एशिया में कल चीन भारत पर चढ़ बैठे, ये सिर्फ भारत का नहीं नुकसान होगा, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात हो जाएगी। इसलिए नहीं कि चीनी गड़बड़ लोग हैं, इसलिए क्योंकि वो जो उन्होंने विचारधारा पकड़ी हुई है वो मानव मात्र के लिए जहरीली है। नहीं तो चीनियों ने एक समय पर बुद्ध के संदेश का स्वागत कितनी विनम्रता से करा था। चीनी गड़बड़ लोग नहीं है, किसी तरह गड़बड़ लोग नहीं है। कोई भी आदमी गड़बड़ नहीं होता। हमको लगता है कि एक चीज होती है इंसानियत और एक चीज होती है धर्म। हम कहते हैं धर्म की जरूरत नहीं, इंसानियत पर्याप्त है। साहब, अगर इंसानियत सच्ची है तो उसके केंद्र में धर्म बैठा होगा, भले ही आपको पता हो चाहे ना पता हो। नहीं तो इंसान माने क्या होता है? फिर तो इंसान वैसा ही है जैसे जंगल कोई भी और पशु। जिसको आप ह्यूमैनिटी बोलते हो, जो बात आज ह्यूमनिज्म करके चलती है, न हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये जो हायर ह्यूमन वैल्यूज हैं, ये सब की सब कहां से आती हैं? जंगल से नहीं आती हैं, ये दर्शन से आती हैं, फिलॉसफी से आती हैं। पर ये बात हम सोचते नहीं, हम बस कहते हैं इंसानियत के नाते। ये इंसानियत क्या चीज होती है बताइए जरा, और इस इंसानियत के क्या नियम होते हैं बताइएगा, खोल के बताइएगा विस्तार में। एक एक बात जो आप लिखे हैं बिल्कुल साफ करके बताइएगा।
पर हमारी आदत हो गई है हेजी बातें करने की। हेजी ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं? जितनी भी हायर ह्यूमन वैल्यूज हैं वो वास्तव में सब स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। फ्रीडम, लिबर्टी, उदाहरण के लिए हमारे संविधान का केंद्रीय तत्व है। और वो क्या है, कहां से आ रहा है? हमारा षड्दर्शन बोलता है मुक्ति, मुक्ति, लिबरेशन। क्योंकि हमारा दर्शन बोलता है लिबरेशन, इसीलिए हमारा संविधान बोलता है लिबर्टी, फ्रीडम। ये बात हमें समझ आती है। हमें लगता है संविधान तो ह्यूमन वैल्यूज से आया है। नहीं साहब, संविधान के भी केंद्र में वेदांत है। वेदांत नहीं बोलना चाहते तो कह दो हाई फिलॉसफी, ऐसे बोल दो। अभी एक बड़ा तबका खड़ा हो गया है, वो कहते हैं रिलीजन इज बुलशिट, ह्यूमैनिटी इज सफिशिएंट। मैं कहता हूं माइट बी, प्लीज एलैबोरेट। ये ह्यूमैनिटी क्या होती है? वो आगे फिर बोल नहीं पाते। बिल्कुल एक वेग हेजी टर्म है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता। क्या क्या मानवता क्या? बोलते नहीं, पर वो तो हमें दिल से, भीतर से पता होता है ना, अच्छे काम करना यही तो मानवता है, किसी का दिल ना दुखाना यही तो मानवता है। आप थोड़ा और वेग हो जाइए, अच्छे काम करना, दिल ना दुखाना। दिल क्या होता है? दिल माने क्या? रैंडम कॉन्सेप्ट्स में बात कर रहे हो। अच्छे काम करना, अच्छे काम की क्या परिभाषा है? और जैसे ही आप इन बातों में गहरे जाओगे, इसी को तो फिलॉसफी बोलते हैं ना, कि अच्छा माने क्या, एथिक्स क्या है, वो फिलॉसफी की एक ब्रांच है। समझ में आ रही बात? तो आप अगर ये भी बोलते हो कि भारत का संविधान ह्यूमन वैल्यूज का, इंसानियत, मानवता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो वो जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो भी वास्तव में स्पिरिचुअल वैल्यूज ही होती हैं। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो ह्यूमन वैल्यूज के नाम पे न जाने कौन सा कचड़ा आप खड़ा कर दोगे। बड़ा आनंद आए कभी मुझे, आप लोग अगर समय दे पाए, कि मैं संविधान को लूँ, उसके आर्टिकल्स, अनुच्छेदों को लूँ और बता पाऊँ कि देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद, ये संतों के किस भजन से आ रहा है, और ये जो है ये उपनिषद के किस श्लोक से आ रहा है, और ये जो पूरा सेक्शन ही है ये गीता का कौन सा अध्याय है। तो आप लोग अगर भी कभी मौका दे पाए तो मैं ये करके रखूंगा सामने। हम सेकुलर भी इसीलिए हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं। जो आध्यात्मिक हो गया ना, फिर वो धर्म के आधार पर बहुत नहीं चलता। लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक होने का तो मतलब होता है और ज्यादा अब तुम कट्टर धार्मिक हो जाओगे। उल्टी बात है। जो आध्यात्मिक हो गया वो धर्म के आधार पर भेदभाव बंद कर देता है। ये सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म माने आध्यात्मिकता वास्तव में। जिसका धर्म अभी अधकचरा है, अधपका है, वो कट्टर हो जाता है। और जिसका धर्म पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, वो धार्मिक भेदभाव आदि से ऊपर उठ जाता है। तो वास्तव में सच्ची धार्मिकता ही धर्मनिरपेक्षता के रूप में सामने आती है। भारत चूंकि सच्चे अर्थों में धार्मिक रहा है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह नहीं होता कि अब धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है हमारी धार्मिकता अब परवान चढ़ चुकी है। हम बहुत गहरे अर्थ में धार्मिक हो चुके हैं।
लोग कहेंगे हैं क्या बोल रहे हो आप, सेकुलर माने डीपली रिलीजियस? यस सर, अनलेस यू आर डीपली डीपली रिलीजियस यू कैन नॉट बी सेकुलर। और इसीलिए फिर आज धर्मनिरपेक्षता का भारत में इतना विरोध हो रहा है, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी धार्मिकता अभी कच्ची है, वेट बिहाइंड द ईयर्स, अभी वो पके नहीं है। मेरा नाम जयंत है और मैं आचार्य जी को पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पहला लाइव सत्र है और मैं आचार्य जी को बहुत ही दिनों से फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन व्यस्तता होने की वजह से या मेरे पर्सनल कुछ कामों की वजह से मैं ये सब कुछ ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने ये सब कुछ करते हुए भी कल ज्वाइन किया और आज मेरा पहला सत्र है। और आज मैंने यही सीखा कि आचार्य जी ने बताया कि हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो बचपन से हमारे मतलब दिमाग में डाल दी गई हैं या जाने अनजाने हमने संभाल कर रखी हैं, तो वो सारी मान्यताएं हमारे अंदर सच को जाने से रोकती हैं, क्योंकि सच या तो सच रहेगा उस जगह पे या फिर झूठ है। और मैंने आज पहली बार ये सत्र ज्वाइन करके अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ। मैंने आज तक ऐसा नहीं कोई लाइव सत्र सुना, न देखा, न ज्वाइन किया, और मैं बहुत हिम्मत करके आज यहाँ पर बोलने की कोशिश की, लेकिन पहले ही सत्र में मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं आप लोगों के सामने इतना सब कुछ कह पा रहा हूँ। और आचार्य जी ने कहा कि सत्य अपूर्व है, और मुझे आज पता चला कि मेरे बेटे का नाम का मतलब सत्य होता है, जो कोई पुरानी मान्यताएं या परंपराएं कैरी किए हुए नहीं है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं आप सभी लोगों का और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं सत्र से जुड़ने के बाद आप सब लोगों को देख रहा हूँ, आप सब लोगों को सुन रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, कुछ लोग मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे भी व्यस्तताओं के चलते सारे लाइव सत्र देखूं और पार्टिसिपेट करूं, अपने सीख को आप लोगों के सामने रखूं, जैसा भी मैं समझ पा रहा हूँ, जो भी मैं सोच पा रहा हूँ। और मैं भी कोशिश करूंगा पूरी तरह से कि मैं अपने दोहरे मापदंडों को अपने दिमाग से हटाऊं और सत्य की तरफ आगे बढ़ूं।